चैप्टर 3 पदार्थों का पृष्ठीकरण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृष्ठक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी छलनी द्वारा पृष्ठक किया जाता है। आपने तो देखा होगा, हर घर में चाय बनता है तो आपने भी जरूर देखा होगा। चाय की पत्तियों को चालनित्र छलनी द्वारा पृष्ठक किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है 3.1 में। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृष्ठक करते हैं। मक्खन को पृष्ठक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, चित्र 3.2 में दर्शाया गया। रेशों के बीजों को पृष्ठक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया और पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृष्ठक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृष्ठक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृष्ठक किए जाने वाले पदार्थ आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो, उन्हें पृष्ठक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृष्ठक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहेली जानना चाहती है कि ऐसा पदार्थ को पृष्ठक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों है। क्रियाकलाप 1 सारणी 3.1 में कॉलम 1 में पृष्ठीकरण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृष्ठक करने के उद्देश्य अवयवों को पृष्ठक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक सारणी 3.1 हम पदार्थों को पृष्ठक क्यों करते हैं? पृष्ठीकरण प्रक्रम चावलों से पत्थलों को पृष्ठक करना उद्देश्य जिसके लिए हम पृष्ठीकरण करते हैं। 2 विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृष्ठक करना। पृष्ठीकरण अवयवों को हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृष्ठक करना। हानिकारक अवयवों अर्थात अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृष्ठीकृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलाव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृष्ठक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृष्ठक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृष्ठक किए जाने वाले पदार्थों के कणों में अपाम अर्थात द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृष्ठीकरण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक विभिन्नता होती है। तो यहाँ पे बताया गया है 3.1 में पृष्ठीकरण की विधियां के बारे में। अब हम पदार्थों के पृष्ठीकरण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। हस्तचयन, ये क्या है? हस्तचयन। क्रियाकलाप 2 दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे अर्थात अन्य
कणों को इसे पृष्ठक कीजिए। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे को पृष्ठक करने के लिए किया जाता है। चित्र 3.3 ऐसी अशुद्धियाँ की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियाँ में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृष्ठक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। जैसे इसमें दिखाया गया है, अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्त चयन। अब दूसरा विधि है थ्रेशिंग। आपने खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों या सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों में से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृष्ठक करते हैं। आमों और अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृष्ठक किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अर्थात अनाज को पृष्ठक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। मतलब कि अनाज को उनके डंडियों से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृष्ठक किया जाता है। तो थ्रेसिंग में डंडियों को पीटकर उनसे अन्य कण को अलग किया जाता है, जैसे चित्र 3.4 में दिखाया गया है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृष्ठक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। थ्रेसिंग मशीन को अब है निष्पावन। अब थ्रेसिंग हो गया, पहले था हाथ से, फिर थ्रेसिंग हो गया, अब निष्पावन है। क्या है? निष्पावन। क्रियाकलाप 3, सूखे रेत, लकड़ी के बुरादे, सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इन मिश्रणों को किसी प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृष्ठक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों में अमाप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृष्ठक करना संभव है? अब आप इन मिश्रणों को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में समाचार पत्र पर रखिए, जिसे प्लेट समाचार पत्र का मिश्रण रखा है। उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के द्वारा अवयवों को पृष्ठक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृष्ठक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों, वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी हल्के अवयवों को पृष्ठक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृष्ठक करने के लिए करते हैं। जैसे कि ये देख लो, इसे कहते हैं निष्पावन। इसमें एक औरत है, किसी समतल स्थान पर चली गई है और उसने अपने कंधे के ऊंचाई पर किसी बर्तन में गेहूं या धान लेकर उसे छानते हैं, जिसके कारण जो इसमें महीन कण होते हैं ये हवा अपने साथ उड़ा ले जाते हैं और मोटे कण नीचे गिर जाते हैं।
भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृष्ठक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। अब है चालन विधि। कभी कभी हमें आटे में व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इनमें उपस्थित चोक और अन्य अशुद्धियों को पृष्ठक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उनमें आटा डालते हैं। जो चित्र 3.6 में दिखाए गए चालन की सहायता से हम महीन कण को उनके अशुद्धियों से अलग करते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ और भूसा को निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ और पत्थर पृष्ठक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। चित्र 3.7 में दिखाया गया है। देखिए कि कैसे जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, यहाँ पे रेत को चाला जाता है। चालन द्वारा कंकड़ और पत्थरों के रेत को पृष्ठक किया जाता है। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी छन्नी थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे की अशुद्धियों को पृष्ठक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक, पाउडर और आटा पृष्ठक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृष्ठक करने में किया जाता है। अब साधन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अर्थात हस्तचयन द्वारा पृष्ठक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल दाल में धूल, मिट्टी और हल्के कण को हो जा सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृष्ठक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल और दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूप के कण पृष्ठक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा? चावल का धूल। क्यों? क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। जो तली में बैठ जाता है उसे कहते हैं अपसादन। अपसाद मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। चित्र 3.8। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अपसादन अर्थात निस्तारण विधि द्वारा पृष्ठक किया जा सकता है। जैसे कि कुछ अपने तल में जाकर बैठ जाता है तो ऊपर के पानी को हटा दिया जाए और नीचे के कण हो जाते हैं। किसी मिश्रण के दो अवयवों को अपसादन और निस्तारण द्वारा पृष्ठक करना। यदि सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृष्ठक करने में भी उपयोग में लाया जाता है तो आपस में मिश्रण नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल और जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृष्ठक किया जा सकता है। यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वह दो पृष्ठक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपर की
परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृष्ठक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। जैसे चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृष्ठक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी या छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि के द्वारा करके देखते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? ऐसा नहीं होता। इस प्रक्रम को निस्यंदन विधि कहते हैं। क्या निस्यंदन? फिल्टर करना कहते हैं। चित्र 3.1 में अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृष्ठक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्तारण या निस्यंदन में? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाली जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी नहीं। कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृष्ठीकरण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविल्य अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को लीजिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लीजिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अर्थात भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बने बुने हुए टांगों के बीच में छोटे छोटे छिद्र और रंध्र होते हैं। कपड़े के उन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छिद्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 3.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीट में लगा दिया जाता है। चित्र 3.10 इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना। फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों और ठोस कणों को पृष्ठक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों और द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृष्ठक किया जाता है। जिसके अब आगे है बाष्पन। क्रियाकलाप 6 एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो?
नमक के जल में से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना, ये दिखाया गया है चित्र 3.11 में। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृष्ठक करने के लिए बाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके बाष्पन से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, बाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र से। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में से भर कर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्प द्वारा धीरे धीरे बाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल बाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। चित्र 3.12 तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पदार्थों का पृष्ठीकरण जैसे कि किया जाता है। अब पृष्ठीकरण की एक से अधिक विधियां का उपयोग। हमने पदार्थों को पृष्ठक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रित में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृष्ठक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृष्ठक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्त चयन विधि इसकी पृष्ठीकरण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए। इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृष्ठक कर सकते हैं। निस्तारण और निस्यंदन में इसको पृष्ठक करने के लिए एक पानी मतलब कि इसे छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। इसके जो मोटे कण होते हैं ये बीकर या किसी भी चीज बर्तन के तल में जम जाते हैं, जिसके कारण ऊपर के पानी को हटाकर उसके पदार्थ को अलग किया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृष्ठक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? देखिए, जैसे कि चित्र 3.13 में बाष्प एवं संघनन दर्शाया गया है। एक धातु की प्लेट लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया कि धातु का प्लेट लेना है, धातु की प्लेट जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 3.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ में से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बन जाती है। प्लेट के नीचे के से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल बाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल को निस्तारण और निस्यंदन, बाष्पन और संघनन विधि का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृष्ठक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, जिस
फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़ी भाग ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उसे कहा त्रुटि हुई है। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने पाया था कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। जब हम उन पदार्थों को जल में विलय करते हैं, यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? इस क्रियाकलाप 8 में बताया गया है कि इस कार्य के लिए आपको एक बीकर और गिलास, 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर से उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर अब तक बिलोरित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए, जैसे कि चित्र 3.14 में दिखाया गया है, मतलब 40 में दिखाया गया है 3.40। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोरित कीजिए। इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाते और बिलोरित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। जब अत्यधिक मात्रा में जितना घुलना होता है उससे अधिक हो जाता है तो यह उसके तल में जाकर जम जाता है, जिसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पे इसके आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में जल मिलाया था। नमक को जल में घोलना, जैसे कि नमक को जल में घोला गया है। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया गया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अब विलय नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग कर अपनी समस्या हल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर के तली नमक वाले नमक का क्या हुआ? क्या यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थ की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और 1 चम्मच नमक मिलाइए। जैसे सारणी 3.2 में दर्शाया गया है कि नमक और चीनी जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा चम्मचों की संख्या यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और तब तक बिलोरित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 3.2 में लिखिए। अब प्रमुख शब्द जैसे मंथन, संघनन,
तारण, बाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलय, थ्रेसिड, निष्पादन है। इसके आगे क्या है, इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। शानी 3.2 में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृष्ठीकरण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृष्ठीकरण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने में से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। सारांश क्या है? हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों के पृष्ठीकरण की कुछ विधियां हैं। अनाज के भूसा पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृष्ठक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृष्ठक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृष्ठीकरण में किया जाता है। रेत जल के मिश्रण से रेत की भारी कण तली में बैठ जाती है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृष्ठक किया जा सकता है। द्रव्य उसके अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृष्ठक किया जा सकता है। किसी द्रव्य को उसी बाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। बाष्पन की विधि का उपयोग द्रव्य में घुले ठोस को पृष्ठक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जब विलयन पदार्थ की विभिन्न मात्राएं घोलता है